का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 120 के अधीन कर मूलतः उद्ग्रहणीय होगा। ऑप्शंस हैं ए, यदि संपत्ति पट्टे पर दी गई हो तो पट्टाकर्ता से, बी, उप पट्टे पर दी गई संपत्ति का वरिष्ठ पट्टाकर्ता से, सी, यदि संपत्ति पट्टे पर न दी गई हो तो उस व्यक्ति से जिसके पास पट्टे देने का अधिकार हो, डी, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। यानी राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 120 में कहा गया है कि टैक्स को वसूलने का अधिकार वास्तविक अधिभोगी से होगा। वह वास्तविक अधिभोगी पट्टाकर्ता भी हो सकता है, वरिष्ठ पट्टाकर्ता भी हो सकता है, या वह व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास पट्टे देने का अधिकार हो। ये तीनों प्रोविज़न राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की सेक्शन 120 में किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 119 के अधीन अंतरण की सूचना के अभाव में कर का संदाय का दायित्व किसका होगा। ऑप्शंस हैं ए, वर्तमान अधिभोगी, बी, मूलतदायी व्यक्ति, सी, रजिस्ट्रार, डी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, मूलतदायी व्यक्ति। यानी राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 119 के अधीन अंतरण की सूचना के अभाव में जो टैक्स है उसको देने का दायित्व मूलतदायी व्यक्ति पर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ति के नाम का नगर पालिका रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की किस धारा में है। ऑप्शंस हैं ए, धारा 117, बी, धारा 118, सी, धारा 119, डी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, धारा 118। यानी अंतरिक्ति के नाम का नगरपालिका रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2019 की धारा 118 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 116 के अधीन सूचना किस प्रारूप में होगी। ऑप्शंस हैं ए, द्वितीय अनुसूची, बी, तृतीय अनुसूची, सी, ए, बी दोनों, डी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, ए, बी दोनों। यानी राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 116 में कहा गया है कि कोई भी भवन हो या भूमि हो, यदि उस पर टैक्स लगता है तो वह देने का अधिकार मूलतदायी व्यक्ति का होता है और यह सूचना नगरपालिका को देनी होती है लिखित रूप से। यदि इस सूचना का जो भी प्रारूप निर्धारित होता है वो प्रारूप या वो ड्राफ्ट किसके अकॉर्डिंग होता है, द्वितीय अनुसूची और तृतीय अनुसूची के अकॉर्डिंग, जो मेंशन है धारा 116 के अधीन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 116 में निर्दिष्ट सूचना का प्रारूप कैसा होगा का प्रावधान किस धारा में किया गया है। ऑप्शंस हैं ए, धारा 117, बी, धारा 118, सी, धारा 119, डी, धारा 120। इसका राइट आंसर है ए, धारा 117। यानी राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 116 में कहा गया है कि जो भी लैंड है, बिल्डिंग है और उन पे जो कर लगता है उसको देने का अधिकार, उस टैक्स को पे करने का अधिकार मूलतः दायी व्यक्तियों पर है और इस बात की सूचना नगरपालिका को देनी होती है लिखित रूप से। यदि इस सूचना का जो भी प्रारूप निर्धारित होता है उस प्रारूप का मेंशन किसमें किया गया है, धारा 117 के अंदर। यानी 116 के अंदर सूचना देने का अधिकार है, लेकिन सूचना किस फॉर्मेट में होगी यह प्रावधान धारा 117 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भवन या भूमि के कर के मूलतः दायी व्यक्ति के एक अंतरण की सूचना
नगर पालिका को देने का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की किस धारा में है? ऑप्शंस हैं ए धारा 115, बी धारा 116, सी धारा 117, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी धारा 116, यानी भवन हो या भूमि हो जिस पर टैक्स लगता है उस टैक्स को पेड किया जाएगा मूलतः दायी व्यक्ति के द्वारा। या मान के चलो कि मूलतः दायी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है किसी न किसी को तो लैंड और बिल्डिंग का टैक्स पे करना होगा, तो वह टैक्स ट्रांसफर हो जाएगा किसको? वारिस को हो जाएगा जिसका इस भूमि और बिल्डिंग पर अधिकार हो गया है। इस प्रकार से टैक्स को पे करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दायी व्यक्ति से वारिस की तरफ ट्रांसफर हो गई। यानी इस बात की सूचना नगरपालिका को देनी होती है कि अब जो टैक्स का पेमेंट करने का अधिकार ट्रांसफर हो चुका है, इस बात की सूचना लिखित रूप से नगरपालिका को देनी होती है और इस बात का प्रावधान धारा 116 के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के अनुसार यदि संशोधन के प्रयोजन की सूचना देने में विफल रहता है तो जुर्माना है। ऑप्शंस हैं ए 500 रुपये तक, बी भवन के 3 माह के कर की रकम का 10 गुना, सी ए बी दोनों में से जो भी अधिक हो, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ए बी दोनों में से जो भी अधिक हो। यानी राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का भवन नगरपालिका की सीमा के अंदर आता है और वह व्यक्ति यदि अपने भवन के अंदर कोई भी संशोधन करता है तो इसकी सूचना 1 माह के भीतर नगरपालिका को देनी होती है। लेकिन अगर वह सूचना देने में विफल हो जाता है तो उस पर जुर्माना लगता है। उस पर जुर्माना 500 रुपये तक भी लग सकता है या हो सकता है कि भवन के 3 माह के कर की रकम का 10 गुना भी लग सकता है। जो भी अधिक होगा वही उसका जुर्माना होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 में संशोधन के प्रयोजन की सूचना देने की बाध्यता का समय निर्धारित है। ऑप्शंस हैं ए 1 माह, बी 3 माह, सी 6 माह, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए 1 माह, यानी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 115 में संशोधन के प्रयोजन की सूचना देने की बाध्यता का समय 1 माह निर्धारित है। हम धारा 115 को और भी डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपका भवन या कहीं भूमि नगरपालिका के क्षेत्र के अंदर आती है। नगरपालिका ने एक प्रोजेक्ट पास किया कि आप 4th फ्लोर तक ही अपने भवन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन आपको 5वां फ्लोर भी बनवाना है। नगरपालिका ने तो 4 फ्लोर तक ही प्रोजेक्ट पास किया है। 5वां फ्लोर यदि आपको बनवाना है तो नगरपालिका की परमिशन लेना ज़रूरी है और यह सूचना नगरपालिका को 1 माह के भीतर देनी होगी ताकि नगरपालिका आपको 5th फ्लोर बनवाने की भी परमिशन दे सके। अगला क्वेश्चन है, संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की किस धारा में है? ऑप्शंस हैं ए धारा 114, बी धारा 111, सी धारा 107, डी धारा 115। इसका राइट आंसर है डी धारा 115, यानी संशोधन के प्रयोजन के लिए सूचना देने की बाध्यता का प्रावधान राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 115 में किया गया है। धारा 115 में कहा गया है कि नगरपालिका के क्षेत्र के भीतर आपकी कोई भूमि या बिल्डिंग है और आप उसके स्वामी हैं, तो आप अपनी बिल्डिंग के अंदर कुछ भी संशोधन करना चाहते हैं तो इसकी सूचना 1 माह के भीतर नगरपालिका को देनी होगी। दूसरी बात कही गई है, यदि आप इस सूचना को नहीं दे पाते हैं नगरपालिका को तो आप पर जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना 500 रुपये तक भी हो सकता है और हो सकता है कि भवन के 3 माह तक की कालावधि का 10 गुना जो भी अधिक हो वह नगरपालिका को देना होगा।
ये दोनों बातें धारा 115 में कही गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के अनुसार कर निर्धारक अध्यादेशों में जानकारी मांग सकता है। ऑप्शंस हैं ए, ऐसे प्रारूप में विवरणी देने के लिए जो विहित की जाए, बी, व्यक्ति के अवधारण के लिए अपेक्षित जानकारी, सी, ए बी दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, ए बी दोनों, यानी राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 114 में कहा गया है कि कतिपय जानकारी देना और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। धारा 114 में कहा गया है कि कतिपय जानकारी देना एवं उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम। धारा 114 में बेसिकली कहा गया है कि आपकी भवन या भूमि जो नगर पालिका के क्षेत्र में आती है, इस भवन और भूमि से रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं, अगर कर निर्धारक मांगते हैं तो भवन या भूमि के स्वामी को ये जानकारियां कर निर्धारकों को देनी होगी। और जिस भी फॉर्मेट में कर निर्धारक डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं या जानकारियां मांगते हैं तो उसी फॉर्मेट में देनी होगी। यहाँ विहित प्रारूप का बेसिकली मीनिंग ही है कि जिस फॉर्मेट में मांगेगी उसी फॉर्मेट में देनी होगी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ए बी दोनों ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, कतिपय जानकारियां देने और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की किस धारा में है? ऑप्शंस हैं ए, धारा 111, बी, धारा 112, सी, धारा 113, डी, धारा 114। इसका राइट आंसर है डी, धारा 114, यानी धारा 114 में कहा गया है कि कतिपय जानकारियां देने और उन्हें देने में विफल रहने का परिणाम का प्रावधान इस धारा में किया गया है। इस धारा का मीनिंग यह है कि जो कतिपय जानकारियां हैं वो किसके द्वारा दी जाएगी नगरपालिका के क्षेत्र के अंदर जिस भी व्यक्ति का भवन और भूमि स्थित है, उस व्यक्ति यानी उस भूमि के स्वामी को जानकारियां देनी होगी। लेकिन जानकारियां देनी होगी कर निर्धारकों को, जिनकी नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। और इनका काम होता है कि भवन और भूमि से रिलेटेड जो भी जानकारियां इनको विहित प्रारूप में चाहिए होती हैं, ये भूमि के मालिक से पूछ सकते हैं, उन्हें जानकारियां देने के लिए कह सकते हैं। अगर भूमि का मालिक जानकारियां देने में विफल रहता है तो भूमि के स्वामी को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इस बात का प्रावधान धारा 114 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 113 में प्रावधान है। ऑप्शंस हैं ए, कर का निर्धारण, बी, कर निर्धारकों की नियुक्ति, सी, ए बी दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, ए बी दोनों, यानी राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 113 में प्रावधान किया गया है कर का निर्धारण का और कर निर्धारकों की नियुक्ति का। धारा 113 में कहा गया है कि जो कर का निर्धारण है वह स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। कर दो प्रकार के लगाए जाते हैं। पहला कर है बाध्यकारी कर, दूसरा कर है अन्य कर। इन दोनों करों का निर्धारण स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन ऐसे करों का निर्धारण राज्य सरकार नगर पालिका के लिए करती है, यानी ये दोनों कर नगर पालिका के लिए किए गए हैं। जो बाध्यकारी कर है उसका वर्णन धारा 102 में किया गया है। इसी प्रकार अन्य करों का वर्णन धारा 103 में किया गया है। इस प्रकार दोनों ही कथन राइट हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं और इसका आंसर ए बी दोनों ही होगा। धारा 113 में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार कर निर्धारकों की नियुक्ति करती है और इन कर निर्धारकों को राज्य सरकार के नियम और राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 112 में कर को स्थगित करने या समाप्त करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शंस है ए, राज्य सरकार को, बी, केंद्र सरकार को, सी, नगर पालिका को, डी कोई नहीं।
इसका राइट आंसर है सी, नगर पालिका को। यानी राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 की धारा 112 में कहा गया है कि कर को स्थगित करने और समाप्त करने की शक्ति नगर पालिका की होगी। धारा 112 में कहा गया है कि अगर कोई कर लोक हित में ठीक है तो नगर पालिका उस कर को स्वयं ही स्थगित कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से आदेश लेना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, किस परिस्थिति में राज्य सरकार नगरपालिका से कर संग्रहण रीति में विद्यमान त्रुटि को दूर करने की अपेक्षा करेगी? ऑप्शंस हैं ए, नगरपालिका द्वारा उद्ग्रहित कर का भार अनुचित हो, बी, कर का उद्ग्रहण जनसाधारण के हित के प्रतिकूल हो, सी, ए बी दोनों, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी, ए बी दोनों। राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 114 में प्रावधान किया गया है कि अगर नगरपालिका कोई कर लगाती है और उस कर के अंदर राज्य सरकार को कोई कमी नज़र आती है, या मान लीजिए कि लोगों से शिकायत प्राप्त होती है और स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कर का भार अनुचित है और कर में त्रुटि है, या जनसाधारण के प्रतिकूल है, या इसका प्रभाव हानिकारक हो सकता है, तो इन तमाम कारणों को स्टेट गवर्नमेंट मद्देनज़र रखते हुए जो भी उन्हें शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित करेगी और उस कर पर स्टे लगा देगी। और स्टे लगाने के बाद राज्य सरकार नगर पालिका से अपेक्षा करेगी कि 3 महीने के भीतर कर की दर को ठीक कर ले। अगर नगर पालिका सुधार कर लेती है तो वह कर ठीक है, वरना स्टेट गवर्नमेंट उस टैक्स को समाप्त भी कर सकती है। धारा 111 के तहत, यानी धारा 111 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को 3 पावर प्राप्त होती हैं। पहली पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स पर स्टे ला सकती है, सेकंड पावर है उस कर में सुधार कर सकती है, थर्ड पावर है स्टेट गवर्नमेंट की उस कर को प्रतिषिद्ध कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 111 में सरकार को शक्ति प्राप्त है। ऑप्शंस है ए, कर को स्थगित करने की, बी, कर को प्रतिषिद्ध करने की, सी, कर में सुधार करने की, डी सभी। इसका राइट आंसर है डी, यानी राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की धारा 111 के अंतर्गत सरकार को 3 टाइप की शक्ति प्राप्त है कर से रिलेटेड। पहली शक्ति है कि कर को स्थगित कर सकती है, सेकंड शक्ति है कि कर को प्रतिषिद्ध कर सकती है, थर्ड शक्ति है कि कर में सुधार कर सकती है। यानी कर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन यह कर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के लिए किया जाता है। अगर लगता है स्टेट गवर्नमेंट को नगर पालिका ने जो कर लगाया है वह कर अनुचित है या किसी प्रकार की उसमें त्रुटि है, राज्य सरकार ऐसे कर को धारा 111 के तहत स्थगित कर सकती है, प्रतिषिद्ध कर सकती है या सुधार करने के लिए कह सकती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट के तहत वार्ड समिति की गणपूर्ति का क्या प्रावधान है? ऑप्शंस हैं ए, अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य, बी, अध्यक्ष प्लस 1 सदस्य, सी, अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य, डी, अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य। इसका राइट आंसर है सी, अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य। यानी राजस्थान नगरपालिका एक्ट के अंतर्गत वार्ड समिति का निर्माण होता है और जो वार्ड समिति है उसके लिए जो गणपूर्ति चाहिए होती है, उस गणपूर्ति में, उस कोरम में अध्यक्ष प्लस 3 सदस्य का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट के तहत यदि किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है तो उस वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा? ऑप्शंस हैं ए, नगरपालिका अध्यक्ष होगा, बी, नगरपालिका उपाध्यक्ष होगा, सी, उसी वार्ड का नगरपालिका सदस्य होगा, डी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा। राइट आंसर है सी, उसी वार्ड का नगरपालिका सदस्य होगा। यानी राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के तहत यदि किसी वार्ड समिति में एक ही वार्ड है तो उस वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पालिका में
उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य ही होगा। इस बात का प्रावधान धारा 54 के अंतर्गत वार्ड समिति के गठन के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के संदर्भ में कौन प्रत्येक वार्ड के लिए निर्धारित तरीके से मतदाता सूची का प्रकाशन करता है? ऑप्शंस है ए उपचुनाव आयुक्त, बी राज्य सरकार, सी राज्य निर्वाचन आयोग, डी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी। इसका राइट आंसर है डी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इनकी नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के परामर्श से की जाती है। इनका काम है कि प्रत्येक वार्ड के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और मतदाता सूची का प्रकाशन करना। एक होता है वोटर ID, दूसरा होता है वोटिंग लिस्ट। जो वोटर ID होती है वह भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा इश्यू की जाती है, लेकिन जो वोटिंग लिस्ट होती है वो प्रत्येक वार्ड के लिए होती है और इसका निर्धारण निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जाता है। जो भी अधिकारी इलेक्शन में शामिल होते हैं उनकी एक हायरार्की होती है, यानी सबसे ऊपर काम करता है भारत निर्वाचन आयोग, उसके नीचे काम करता है स्टेट इलेक्टोरल कमीशन यानी राज्य निर्वाचन आयोग, उसके नीचे काम करते हैं CEO चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर जो DM होते हैं। इसी प्रकार इनके नीचे काम करते हैं ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो SDM स्तर के अधिकारी होते हैं, और इनके नीचे काम करते हैं ARO जो तहसीलदार स्तर के अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट के अनुसार नगरपालिका के समस्त खर्चों व व्यय के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शंस हैं ए नगरपालिका निधि, बी राज्य सरकार, सी अध्यक्ष, डी उपचुनाव आयुक्त। इसका राइट आंसर है ए नगरपालिका निधि, यानी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अनुसार नगरपालिका के समस्त खर्चों व व्यय के लिए नगरपालिका निधि उत्तरदायी है। नगरपालिका निधि का मेंशन धारा 79 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पट्टे वितरण से संबंधित राजस्थान नगरपालिका एक्ट की कौन सी धारा है? ऑप्शंस है ए धारा 71C, बी धारा 69A, सी धारा 78A, डी धारा 43B। इसका राइट आंसर है बी सेक्शन 69A, यानी प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पट्टे वितरण से संबंधित राजस्थान नगरपालिका एक्ट की धारा 69A है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के तहत लोक सेवक के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति हैं। ऑप्शंस हैं ए नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, बी नगरपालिका अधिकारी, सी नगरपालिका कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी, यानी राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के तहत लोक सेवक के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में नगरपालिका का प्रत्येक सदस्य, नगरपालिका अधिकारी और नगरपालिका कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 में भवन से तात्पर्य है। ऑप्शंस हैं ए दीवार, बी स्तर चबूतरा, सी नींव, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपर्युक्त सभी, यानी राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 में भवन से मतलब है दीवार, स्तर चबूतरा, नींव, ये तीनों ही इसमें इंक्लूड है। राजस्थान नगरपालिका एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत परिभाषाएं दी गई हैं। उन्हीं परिभाषाओं में से एक परिभाषा भवन की परिभाषा भी निहित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 में बजट प्राक्कलन किस धारा के अंतर्गत निहित है? ऑप्शंस हैं ए धारा 80, बी धारा 87, सी धारा 89, डी
धारा 106। इसका राइट आंसर है बी, धारा 87, यानी राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 में बजट प्राक्कलन धारा 87 के अंतर्गत निहित है। यह बजट प्राक्कलन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से पहले ही आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्राक्कलन तैयार किया जाता है। साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नगर पालिका की स्थापना अनुसूची भी तैयार की जाती है। इस प्रकार नगर पालिका का जो बजट प्राक्कलन होता है उसके अंदर नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का प्राक्कलन होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत डेयरी में शामिल है। ऑप्शंस हैं ए पशुशाला, बी गौशाला, सी दुग्ध भंडार, डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपर्युक्त सभी, यानी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के तहत डेयरी में शामिल है पशुशाला, गौशाला, दुग्ध भंडार। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर जितनी भी परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं धारा 2 में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में आवासीय मामले में बने कॉम्प्लेक्स से अभिप्राय है। ऑप्शंस हैं ए 25 या 25 यूनिट से अधिक का बना भवन, बी 10 या 10 से अधिक यूनिट से बना भवन, सी 50 या इससे अधिक इकाइयों से बना भवन, डी कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए 25 या 25 से अधिक यूनिट से बना भवन, यानी राजस्थान नगर पालिका एक्ट की धारा 2 में आवासीय मामले में बने कॉम्प्लेक्स की परिभाषा दी गई है। उसमें कॉम्प्लेक्स से मतलब है कि 25 या 25 से अधिक यूनिट से बना भवन ही कॉम्प्लेक्स कहलाता है।